Hello aspirants, welcome to Amatya Academy. So in today's video, I will discuss the next important doctrine, and that doctrine is doctrine of harmonious construction. Now this particular doctrine was established as a result of court interpretation in a number of cases. And what is this doctrine all about? This doctrine says that whenever there is a conflict between two statutes or two parts of a statute or two provisions of a statute, then the rule of harmonious constructions need to be adopted. इसका मतलब क्या है कि मान लो जब भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है दो लॉ के बीच में, या फिर वो एक ही लॉ है और उसके दो अलग अलग पार्ट्स में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, या फिर एक पर्टिकुलर लॉ के दो प्रोविजंस में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो तभी क्या करना चाहिए, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को हमें अप्लाई करना पड़ेगा. एंड व्हाट इज दिस हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन? इसका मीनिंग क्या होता है कि मान लो लॉ जो है उसमें अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, तो ये सारे जो प्रोविजंस है उसमें हार्मनी रखे, उसमें क्या हमें करना है, वननेस रखना है, यूनिटी रखनी है. जैसे हिंदी में हम बोलेंगे तो सद्भाव मेंटेन करना है डिफरेंट प्रोविजंस में, और ये करना मतलब कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करना. और ऐसा हमें क्यों करना होता है? देखो भाई, लॉ जो है उसमें वर्ड्स जो मेंशन करते हैं वो वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं. मतलब एक ही वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, तो और वो जो मीनिंग है वो हमें पता नहीं है कि भाई यहाँ पर उस वर्ड का कौन सा मीनिंग जो है वो अप्लाई होने वाला है. तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर लॉ का इंटरप्रिटेशन ऐसे करना चाहिए कि वो जो वर्ड है उसके चाहे जितने भी मीनिंग हो वो सभी का एक सेपरेट इफेक्ट रहे और कोई भी मीनिंग जो है वो नलीफाई ना हो, मतलब कि वो डिस्ट्रॉय ना हो. तो उस वर्ड के जितने भी मीनिंग है उसको हमें मेंटेन रखना पड़ेगा, बिकॉज हमें पता नहीं कि वो कहाँ पर उसका इंटरप्रिटेशन लगेगा. इसीलिए हमें लॉ में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मेंटेन करना होगा. जब भी कोई पर्टिकुलर दो जो प्रोविजंस हो या पार्ट्स हो या लॉ हो उसके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है या कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है. एंड वन मोर थिंग, हमें ऐसा क्यों करना है, बिकॉज जिन्होंने ये लॉ बनाया है, मतलब कि जो लॉ मेकर्स है, दे आर वेरी केयरफुल इन मेकिंग सच लॉस. मतलब जब भी वो लॉ बनाते हैं तो वो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि उन्हीं के लॉ के दो प्रोविजन में कोई कॉन्ट्रडिक्शन खड़ी हो, क्योंकि अपना ही जो लॉ के प्रोविजन है उसमें सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी ऐसा कोई भी लॉ मेकर नहीं करेगा, बिकॉज दे आर क्वाइट एक्सपर्ट्स हु मेक्स द लॉ. तो इसीलिए जब लॉ में इतना इंटरप्रिटेशन होता है तो हमें क्या करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट आएगी तो हमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल अप्लाई करना चाहिए. और ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जुडिशरी की. सो जब भी कोई दो प्रोविजंस में कॉन्ट्रडिक्शन हो या कॉन्फ्लिक्ट हो तो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी टू प्रिवेंट सच एरर्स इन दैट पर्टिकुलर स्टैट्यूट. और वो कैसे कर सकता है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल जो है वो अप्लाई करके. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब कि दोनों भी प्रोविजन को हार्मोनियसली कैरी फॉरवर्ड करना है. कोई भी प्रोविजन जो है उसको हमें ये ऐसा नहीं कि एक जो प्रोविजन है वो सबऑर्डिनेट हो जाता है या उसको नेग्लेक्ट कर दो, नहीं, दोनों को भी साथ में रख के जजमेंट देना होता है. तो उसे हम बोलेंगे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. अब बात करें कि इवोल्यूशन कब हुआ था इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन का, तो हम बोल सकते हैं 1951 में, व्हेन द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट वाज मेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन. और वो जो केस था वो लैंडमार्क केस है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस. अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, दो आर्टिकल थे जो कि कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे थे. और ये दो आर्टिकल कौन से थे, एक था आर्टिकल 13 क्लॉज 2 एंड सेकेंड था आर्टिकल 368. अब ये दोनों भी आर्टिकल कहां पर थे, कॉन्स्टिट्यूशन में. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक लॉ ही है. तो लॉ के दो प्रोविजंस में कॉन्ट्रडिक्शन. नाउ लेट अस सी कैसे. 13 क्लॉज 2 जो है वो क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकेगा जो कि पार्ट 3 को वायलेट करे.
मतलब कि पार्ट 3 में जो भी प्रोविजंस है उस प्रोविजंस को अब्रीच करे ऐसा कोई लॉ पार्लियामेंट नहीं बना सकता। और अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बनाया तो ऐसे लॉ को क्या करेंगे हम लोग, वॉइड करेंगे, नलिफाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 13 में ऐसा बोला। आर्टिकल 368 जो है वो क्या बोल रहा है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी लॉ इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि 368 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कोई भी लॉ को अमेंड कर सकता है, फिर चाहे वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो। तो ये दोनों प्रोविजन अगर हम पढ़ते हैं तो ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, ये दोनों भी कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट एडॉप्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 368 है इट इज गिविंग एक्सक्लूसिव पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट और एनी लॉ इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। तो वहां पर उसको एक्सक्लूसिव पावर मिल रहा है और उस पावर को वो यूज करके कोई भी लॉ को अमेंड कर सकता है, फिर चाहे वो फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड ही लॉ क्यों ना हो। ठीक है, कैसा बोल दिया। एंड 13 में क्या बोला कि उसमें जो वर्ड लॉ है it is only for the ordinary laws and not for the constitutional laws। तो ऐसे करके कि ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों को प्रेफरेंस देना है और इससे हम बोलेंगे हार्मनी रखना। ठीक है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन डेवलप करना। नाउ लेट अस मूव टू वन मोर केस, और वो जो केस है वो है राजकृष्णा का केस वर्सेस विनोद कानूनगा। 1954 का केस था और यहाँ पर भी सेम थिंग था कि एक पर्टिकुलर लॉ है, उसके दो प्रोविजंस जो थे वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे थे। वो जो लॉ था उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। और ये जो लॉ थे उसमें दो सेक्शन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। एक था सेक्शन 33 क्लॉज 2 और दूसरा था सेक्शन 123 क्लॉज 8। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। 33 क्लॉज 2 जो है सेक्शन RPA एक्ट का, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको पावर मिलता है कि वो कोई भी पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है इलेक्शन के लिए। मतलब कोई भी कैंडिडेट को अगर वो नॉमिनेट करना चाहता है तो वो कर सकता है इलेक्शन के लिए। ठीक है, ये 33 क्लॉज 2 बोल रहा है। अभी नेक्स्ट सेक्शन जो है 123 क्लॉज 8, वो क्या बोल रहा है कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो इलेक्शन, जो भी कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है उसको कोई मदद नहीं कर सकेगा, सिवाय उसको क्या कर सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा अपना वोट दे सकता है। मतलब he should not help or he should not assist a person who is contesting an election except by casting his vote। मतलब सिर्फ वो वोट दे सकता है, अदर देन दैट वो कोई भी हेल्प नहीं करेगा। तो एक तरफ एक बोल रहा है कि वो नॉमिनेट कर सकता है, दूसरा सेक्शन बोल रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ क्या करेगा, वोट दे सकेगा। तो यहाँ पर अगेन कॉन्ट्रडिक्शन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को अप्लाई किया और दोनों भी सेक्शन को एक जस्टिस दिया। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो पर्सन को नॉमिनेट भी कर सकता है और वो वोट भी कर सकता है, लेकिन इसके अलावा और कोई भी सपोर्ट या और कोई भी हेल्प उसे नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो दोनों सेक्शंस का जो बात थी वो भी रह गई और यहाँ पर जस्टिस मिल गया। सो ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में भी ये डॉक्ट्रिन को यूज करके फाइनल डिसीजन दिया। ठीक है, नाउ लेट अस सी वन मोर केस एंड दैट इज री केरला एजुकेशन बिल 1958 का केस। अभी इस पर्टिकुलर केस में क्या था, पार्ट 3 और पार्ट 4 में प्रॉब्लम था, कॉन्फ्लिक्ट था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया कि पार्ट 3 सुप्रीम है कि पार्ट 4 एंड व्हाट इज दैट, फंडामेंटल राइट्स है कि डीपीएसपी है। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एन इंटीग्रेटेड स्कीम एंड बोथ आर इम्पोर्टेंट। ओके, दोनों भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम
फॉर हूम, फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। मतलब दोनों की हमें जरूरत है, क्योंकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए। क्यों कॉम्प्रिहेंसिव है? क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो क्या कर रहा है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर रहा है कंट्री में, और जो डीपीएसपी है वो क्या कर रहा है, वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश कर रहा है। इसलिए दोनों भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट बोथ दी पार्ट्स आर सप्लीमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड दे रन पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों भी इंपॉर्टेंट है और किसी को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को यूज ही किया और दोनों को भी जस्टिस दी। ठीक है, तो ये थे 3 केसेस एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 5 प्रिंसिपल्स डिटरमाइन कर दिए कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का जो रूल है उसको गवर्न करने के लिए कोई भी जो कोर्स होगी उसको ये 5 प्रिंसिपल्स हमेशा ध्यान में रखने होंगे। और ये 5 प्रिंसिपल्स उन्होंने कब बताया था? एक केस था जिसका नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स 2003 का केस था। और इस पर्टिकुलर केस में वो 5 प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने बताए थे। अब उसमें से पहला प्रिंसिपल क्या था? फर्स्ट प्रिंसिपल ये बोल रहा है दैट कोर्ट शुड मेक एवरी एफर्ट फॉर व्हाट, टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोविजंस। मतलब कोर्ट को वो हर कोशिश करनी है ताकि कोई भी 2 प्रोविजंस के बीच में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और अगर ऐसी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसको लॉ को इस तरह से इंटरप्रेट करना है ताकि दोनों को हार्मोनियसली वो इफेक्ट में ला सके। ये पहला था। सेकेंड उन्होंने बोला अ प्रोविजन इन वन सेक्शन शुड नॉट बी यूज टू नलीफाई अ प्रोविजन इन अनदर सेक्शन। मतलब मान लो एक लॉ में एक सेक्शन में एक प्रोविजन है तो उसको हमें दूसरे सेक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कभी यूज नहीं करना है। तो ये बात भी कोर्ट को ध्यान में रखनी है। तीसरा प्रिंसिपल बोल रहा है कि मान लो इन केस वेयर देयर इज नॉट पॉसिबल ओके टू व्हाट, टू रिमूव द इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द प्रोविजंस, then that time the court should interpret the law in such a way so as to give effect to both the provisions to the greater extent। मतलब जब ऐसी सिचुएशन आती है कि हम लोग 2 प्रोविजंस में कंसिस्टेंसीज जो है, इनकंसिस्टेंसीज जो है, जो कॉन्ट्राडिक्शंस है उसको हम हटा ही नहीं पा रहे, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट को क्या निर्णय लेना होगा? कोर्ट को क्या करना होगा कि दोनों भी प्रोविजंस का अच्छे से इफेक्ट हो वैसा उनको निर्णय लेना होगा। ये था तीसरा पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट बोल रहा है दैट कोर्ट मस्ट कंसीडर दैट द इंटरप्रिटेशन रेंडरिंग एनी प्रोविजन यूजलेस इज अगेंस्ट द एसेंस ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि मान लो कोर्ट ने अगर कोई भी प्रोविजन को यूजलेस घोषित कर दिया तो ऐसा अगर वो करेगा तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के एसेंस से वो बाहर मतलब खिलाफ हो जाएगा। तो उसे ऐसा निर्णय कभी नहीं करना है कि कोई भी पर्टिकुलर एक प्रोविजन को भी वो नलीफाई करे, ऐसा नहीं चल सकता। एंड लास्ट जो पॉइंट थी, लास्ट प्रिंसिपल था, उसमें ये बोला कि हार्मोनाइजेशन ऑफ प्रोविजन डज नॉट मीन प्रिवेंशन बट व्हाट, वी शुड व्हाट डू, वी शुड हार्मोनियसली यूज देम। मतलब देखो जब हम बोल रहे हैं कि हार्मोनाइज करना, तो हार्मोनाइज करने का मतलब ये नहीं कि हमको उसको डिस्ट्रॉय करना है, बट हमको क्या करना है, उसको प्रिजर्व करके रखना है, चाहे वो कौन से भी प्रोविजंस हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट वी कैन से डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस। इसके रिलेटेड हमने केसेस भी देखे, इसमें क्या प्रिंसिपल्स थे वो भी समझे। सो ये वाला जो डॉक्ट्रिन है वो बेसिकली किस लिए यूजफुल है कि जब भी कोई भी पर्टिकुलर 2 प्रोविजंस में कॉन्ट्रडिक्शन होगी तो किसी भी प्रोविजन को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, लेकिन दोनों को हार्मोनियसली जाके यूज करना होगा, तभी जाके वो पर्टिकुलर जो स्टैट्यू है, वो पर्टिकुलर जो लॉ है, जिन्होंने लॉ बनाया है, जो लॉ मेकर्स ने इतने केयरफुली लॉ बनाया है, उसका मीनिंग जो है वो रहे। Thank you watching this video.